हेलो दोस्तों, आर ओ यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो शाम की इस क्लास में लगातार हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय तक जो अपना अध्ययन है वो पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो जिस तरीके से केंद्र में एक कार्यपालिका होती है, सेम उसी तरीके से राज्य में भी एक कार्यपालिका होती है। तो केंद्र की कार्यपालिका में आपने देखा था राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, मंत्री परिषद थी, ठीक है, कैग था, अटॉर्नी जनरल था, ठीक है। तो इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें राज्यपाल होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा और कौन होगा, राज्य की मंत्री परिषद होगी और राज्य का महाधिवक्ता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात। और ये भारतीय संविधान की 21वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक इससे पहले की 20 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके। तो जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य में होता है राज्यपाल। और बहुत से प्रावधान आपको सेम ही मिलेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में। बस डिफरेंस इतना होगा कि राष्ट्रपति का संबंध सीधा केंद्र से हो जाएगा और यहाँ पर राज्यपाल का जो संबंध है वो सीधा राज्य से हो जाएगा। जैसे कि जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। समझ गए आप? बहुत सी चीजें बिल्कुल हूबहू हैं, बस आप राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल को लगाते चली जाइए और केंद्र की जगह राज्य को लगाते चले जाइए, राज्यपाल का पूरा अध्ययन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक उसी तरीके से राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो राष्ट्रपति था वो राष्ट्र का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसको केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसे केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार उसके थ्रू कोई भी निर्णय राज्य में जबरदस्ती लागू करवा देगी। तो वो राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तो कार्य करता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होता है। ठीक है, राज्य के जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। जैसे केंद्र के सभी जो कार्यकारी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते थे, तो राज्य में जितने भी कार्यकारी कार्य होंगे वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होंगे। ठीक है, और राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता था, ठीक उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी है, जबकि वास्तविक शक्तियां यहां किसके पास हैं, मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, और केंद्र में किसके पास होती थी, प्रधानमंत्री के पास। बाद बाकी राज्यपाल अपनी शक्ति का जो संचालन है, यानी कि जो अपने कार्यों का संचालन है वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। यानी कि राज्यपाल कोई भी डिसीजन या कोई भी कानून खुद से नहीं बना सकता है, वो कैसे बनाएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ये नाम मात्र का कार्यकारी होता है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरीके से।
और राज्य की जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में होती हैं। इसे कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना भी है तो ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा राज्य की कार्यपालिका के बारे में। वैसे तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया था। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखें तो राज्य के कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। अब इस राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो सबसे पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इतना तुरंत याद कर लीजिए। सबसे पहले तो जो राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। और राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, अब एक चीज है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। यानी कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो उसका प्रयोग इस तरीके से करेंगी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े या फिर उनकी कार्यपालिका में कोई अड़चन ना हो। क्योंकि भारत ने संघीय मॉडल को अपनाया है और उसमें केंद्र को टॉप पर रखा गया है, तो ऐसा कोई भी डिसीजन राज्य की कार्यपालिका नहीं लेगी जिससे कि केंद्र की कार्यपालिका वाली जो चीजें हैं वो क्लैश हों किसी भी तरीके से, उनमें कोई अड़चन आए या फिर उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है और इसको संविधान में भी मेंशन किया गया है अनुच्छेद 257(1) में। ठीक है, तो यहाँ पर 257(1) को ध्यान रखिए, भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167, और शामिल कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 155 में किया गया है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है दोनों चीजें, इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 155 में है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जिसे चाहती है उसे ही उस प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है या फिर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन इसके संदर्भ में पूछे गए हैं। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और ये जो प्रावधान किया गया था ये किया गया था किसमें? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, और जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है
तो उसके जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल जब एक व्यक्ति होता है तो उसके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। उसके नाम को सुझाता कौन है, यानी कि मनोनीत कौन करता है? तो केंद्र सरकार। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद राज्यपाल के पद हेतु अहर्ताएं व शर्तों की हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोग अनुच्छेद 157 को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद हेतु अहर्ताएं और शर्तों का निर्धारण का जो वर्णन है वो किया गया है। तो राज्यपाल के पद हेतु जो योग्यताएं चाहिए एक व्यक्ति में वो क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। तीसरा क्या है? वो संसद या फिर विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद में अगर वो पहले कभी कुछ क्या बोलते हैं, पहले कभी वो विधायक या फिर संसद वगैरह रह चुका हो या फिर हो तो उसको लाभ का पद कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे प्रधानमंत्री वाले मामले में था। ठीक है, तो ये राज्यपाल के पद हेतु अहर्ता यानी कि एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। बाद बाकी यहाँ हम लोगों ने बात की कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद राज्यपाल के वेतन की हम लोग बात करें तो 2018 के बजट से पहले ये 1,10,000 था, लेकिन 2018-19 के बजट में ये बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जिस तरीके से केंद्र में संचित निधि होती थी, लोक लेखा निधि होती थी, आकस्मिक निधि होती थी, ठीक है, उसी तरीके से राज्य में भी सेम निधियां होती हैं। तो जो राज्यपाल है उसका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये याद रखना। तो वेतन कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए प्रति महीने। और वेतन मिलता किस निधि से है? तो राज्य की संचित निधि से। अब बात करते हैं राज्यपाल के शपथ की। तो शपथ की हम लोग बात करें तो राज्यपाल की शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 159 में है। सबसे पहले तो ये याद रखना। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्यपाल के शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 159 में है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन दिलाता था? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद इसकी पदावधि की बात करें तो ये गलत लिखा है, यहाँ पर राज्यपाल होगा। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन वह कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक है, और इसके राज्यपाल के त्यागपत्र के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 156 में। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। और वो अपने कार्यकाल पूरे होने के पहले भी इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। और जो राज्यपाल के इस्तीफे का वर्णन है वो अनुच्छेद 156 में किया गया है।
बाद बाकी अगर किसी व्यक्ति ने एक टर्म यानी कि 5 साल एक राज्यपाल के रूप में पूरे कर लिए हैं तो राष्ट्रपति सेम व्यक्ति को सेम राज्य का राज्यपाल फिर से नियुक्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, और इसका भी वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 156 में। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो आपका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। बहुत बार आप लोग गलती करते हैं और विकल्प में आप लोग कर देते हैं कि वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब अगर राज्यपाल ना हो यानी कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन राज्यपाल का कार्य अस्थायी रूप से कर सकता है तो वो है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो तो फिर उपराष्ट्रपति उसके रूप में कार्य करता है और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर राज्यपाल के बाद कोई और नीचे उसके अधीनस्थ तो होता नहीं है। तो अगर राज्यपाल ना हो तो उसके कार्य को अस्थायी रूप से राज्य का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। त्यागपत्र का प्रावधान और उसकी पदावधि का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 156 में। एक व्यक्ति कितनी भी बार एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है और जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है और राज्यपाल की गैर मौजूदगी में उसके कार्यों का निर्वहन राज्य का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर जानने लायक थी। अब हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में। तो जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थीं, तो यहाँ पर भी हम लोग एक एक तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उसकी कार्यकारी शक्तियों की। तो कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। जैसे केंद्र में था तो वहां पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को। तो राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, फिर राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, और जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, बाद बाकी जो राज्यपाल होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि को भी तय करता है। बाद बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा नहीं सकता है। उनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन उनको पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, बाद बाकी राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति
होता है और वह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो वो स्वयं कौन होता है? सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का वह कुलाधिपति होता है और जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें समझने वाला तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल आपको चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं बताता भी चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेगी। खैर ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा उसको राज्यपाल नियुक्त करेगा, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इसी के द्वारा होगी, सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे, महाधिवक्ता को ये नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। उसके बाद इसकी विधायी शक्तियों की हम लोग बात करते हैं। तो विधायी शक्तियों की बात करें तो पूरी तरीके से जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी उसी तरीके से राज्यपाल की भी विधायी शक्तियाँ हैं। जैसे यहाँ पर देखो, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरीके से। उसके बाद वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। ठीक है, ये भी आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में मेरे साथ पढ़ा था। उसके बाद वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करता था उसी तरीके से राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करता है जो कि साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन या फिर समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं या फिर जिन्हें इनका अनुभव होता है। बाद बाकी वह राज्य विधानसभा के लिए अनुच्छेद 133 के तहत एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, जैसे वहाँ लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, इसी तरीके से यहाँ पर राज्यपाल एक सदस्य की नियुक्ति करता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 133 के तहत। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। और इसको याद कर लेना कि विधान परिषद में कुल सदस्यों के छठे भाग को, यहाँ पर 6 संख्या नहीं है बल्कि कुल सदस्यों के छठे भाग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक के संदर्भ में क्या क्या कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी राष्ट्रपति वाला मामला है। तो राज्यपाल देखो क्या क्या करेगा। तो राज्यपाल या तो उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, या फिर स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, ठीक है, या फिर उस विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्रपति वाली कंडीशन है कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है और फिर वह विधेयक बिना परिवर्तन के या फिर परिवर्तन के भी राज्यपाल के पास वापस आ जाता है तो फिर राज्यपाल को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो जब मन चाहे किसी विधेयक को वो अस्वीकृत कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। और क्या हो सकता है कि वह चौथी कंडीशन यहाँ पर यह है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 200 में एक वर्णन है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ऐसे मामले में विधेयक को रखना जरूरी, मतलब विधेयक को सुरक्षित रखना जरूरी है राज्यपाल के द्वारा जहां विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित कर दे जो कि उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो या फिर
असंवैधानिक हो, जो यानी कि संविधान से परे हो या फिर जिसमें संविधान के जो प्रावधान है उनका हनन होता हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 याद रखना। अनुच्छेद 200 में वर्णन है कि ऐसे विधेयक को राज्यपाल के द्वारा अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है जो उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो या फिर जो विधेयक असंवैधानिक हो। ठीक है, बाद बाकी अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयकों पर विचार करता है व अपनी अनुमति देता है या फिर रोक लेता है। तो ऐसे जो भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे जाते हैं वो फिर सीधे राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 में ऐसे आरक्षित विधेयकों पर विचार करता है, फिर सोचता है कि उसे अनुमति देनी है या फिर नहीं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में कैसे विधायी प्रक्रिया होती है और किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां उपलब्ध हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखो, जिस तरीके से राष्ट्रपति अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, ठीक उसी तरीके से राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। और अध्यादेश की घोषणा कब करता है? जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति वाले मैटर में देखा था कि वहां पर भी सेम चीज थी कि अगर संसद का कोई भी सदन का सत्र ना चल रहा हो तो उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश की घोषणा करता था। ठीक इसी तरीके से यहां भी राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा करता है जब सत्र ना चल रहा हो। और अध्यादेश होता क्या है, ये हम लोगों ने राष्ट्रपति वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा था। बाद बाकी सेम प्रोसेस है कि इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति देनी आवश्यक है और वह किसी भी समय अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है, यानी कि किसी भी समय अध्यादेश को वह वापस भी ले लेता है। बाद बाकी राज्यपाल देखो, राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये राज्यपाल का कार्य है कि वह राज्य के वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाए या फिर वो स्वयं करता है। अध्यादेश के बारे में जान ही लिया। अनुच्छेद है 213, इसको रट लीजिए अनुच्छेद को। और 6 हफ्तों के भीतर, ये राष्ट्रपति में भी 6 हफ्तों था, यहाँ पर भी 6 हफ्ते के भीतर क्या करना होता है, उसके अध्यादेश की स्वीकृति होनी आवश्यक है। उसके बाद हम लोग राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वित्तीय शक्तियों में देखें तो राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जो होता है वो राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, धन विधेयक जो होते हैं वो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किए जाएं। तो धन विधेयक जिस तरीके से केंद्र में आपने देखा था कि वो लोकसभा में एक मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखे जा सकते थे, इसी तरीके से राज्य में भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल की सहमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से केंद्र में था कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। सेम यहाँ पर राज्यपाल की सहमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, बाद बाकी किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम यानी कि एडवांस ले सकता है। और जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है
वो राज्यपाल के कंट्रोल में ही होती है। जैसे कि केंद्र की आकस्मिक निधि थी वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में थी, और यहाँ पर राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के कंट्रोल में होती है। तो कोई भी अप्रत्याशित व्यय आ जाए तो राष्ट्रपति उससे एडवांस में पैसे ले सकता है। ठीक है। बाद बाकी पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होता है और हर 5 वर्ष बाद। उसके बाद हम लोग राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। तो राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। ठीक है। तो राज्यपाल को इतनी शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत कि वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसकी जो क्या बोलते हैं सजा है उसको कम कर सकता है, या फिर जो दंडादेश का आदेश है, जो दंड का आदेश आया है उसको निलंबन कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल फिर उसके मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। उसके मृत्यु दंड को क्षमा भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है। और देखें तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। ये हाँ, तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उस नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार करता है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर राज्यपाल होगा। ठीक है। तो इसको आप समझ ही गए होंगे कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होनी हो तो राष्ट्रपति इस मामले में राज्यपाल से भी विचार करता है। उसके बाद देखो जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 233 के तहत राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। ठीक है। ये वाला पॉइंट में जो अनुच्छेद 233 है उसको याद रखना कि राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार या फिर सलाह करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनकी पदोन्नति कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की। तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ये ध्यान रखना। और ये इसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। इनमें वो क्या करता है, किसी की सलाह नहीं लेता। किसी का मतलब होता है वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी इन मामलों में कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। ठीक है। दूसरी विवेकाधीन शक्ति उसकी क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तीसरा, राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। चौथा क्या है, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न होने की स्थिति में मंत्री परिषद की बर्खास्तगी कर सकता है वो। चौथा क्या है, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने के
विघटित कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं जिसमें वह बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है। बाद बाकी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राज्य विधानसभा द्वारा राज्यपाल को पद से हटाए जाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को हटाने में राज्य विधानसभा का किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का राज्यपाल का टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो गया और आई होप चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ समझनी ही नहीं थी। केंद्र में जो जो प्रावधान राष्ट्रपति के लिए थे, सेम राज्य में वही प्रावधान आपको राज्यपाल के संदर्भ में है। बाद बाकी एक आध दो चीज़ें डिफर करती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो भी अनुच्छेद थे वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए। तो लगातार आप इन वीडियोस को देखते रहिए, आपकी पॉलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। और इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, भारत के भूगोल को कवर कर चुके हैं, और हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आदि छूटी हुई हैं। तो जब हम लोग पॉलिटी को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसे भी अंत तक हम लोग लेकर चलेंगे। तो लगातार साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।